दूसरी पार्टियों से अपने गुट में नेताओं को लाकर बीजेपी के नेता और भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो रही थी। लेकिन वही नेता जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं या फिर वो गुट जो दूसरे पार्टियों से टूटकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देकर राज्यों में सरकार बना दी है, वही अब बीजेपी के लिए जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी इतनी बुरी तरीके से फंस गई है कि अब हालात संभलते नहीं संभल पा रहे। महाराष्ट्र में तो गृह मंत्री अमित शाह के दखल अंदाजी के बाद भी, मीटिंग के बावजूद भी, यानी अजीत पवार गुट के नेताओं के साथ अमित शाह की मीटिंग हुई अलग से, जिसमें देवेंद्र फडणवीस थे, और फिर एकनाथ शिंदे के साथ अलग से मीटिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र का जो जंजाल है वो ठीक नहीं हो पाया। इसी तरीके से बिहार में भी चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। चिराग पासवान ने तो ऐसी धमकी दी है कि बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके बारे में वो एक तरह से ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अब चिराग पासवान को लेकर बीजेपी बहुत बुरा फंस गई है। स्तर तक की हम लोग समीक्षा किए हैं, चूंकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते आ रहे हैं कि हम लोग 40 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन में हम जहां से चुनाव लड़ेंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण वहां मजबूती से लड़ेंगे जितना हम लोग दूसरे भी साथी अगर लड़ेंगे उतना ही मजबूती से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारा सबसे आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करेगा और उसी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। उधर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का सीएम होगा मांझी की संतान। इस तरह की खबरें, इस तरह के हालात के बीच बीजेपी की पहली लिस्ट तो सबसे पहले आ गई 195 उम्मीदवारों की, लेकिन दूसरी लिस्ट अभी तक नहीं आई है और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र पे सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने एक फार्मूला तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके बारे में यह कहा जा रहा था कि 32 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 4 सीट एनसीपी को दी जाएगी जो अजीत पवार का गुट है, और 12 सीटों पर एकनाथ शिंदे गुट चुनाव लड़ेगा। 22 सीटें मांग की जा रही थी एकनाथ शिंदे के खेमे की तरफ से और कहा जा रहा था कि 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 13 सीटों पर तो वो चुनाव लड़ने की बात कर ही रहे थे, जो सांसद उस समय जब सरकार बननी थी तो इनके साथ आए थे। उधर अजीत पवार को सिर्फ 4 सीटें, यानी इस गुट को सिर्फ 4 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा, उनको 4 सीटें दी जाएंगी। छगन भुजबल जैसे नेता या दूसरे नेता इसको लेकर खूब बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं पर जो एनसीपी गुट है, अजीत पवार गुट है, वो नाराज इसलिए है, उनका ये कहना है कि जो एकनाथ शिंदे का खेमा है, शिवसेना है, जितने विधायक उनके उतने विधायक तो इनके भी हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको 4 उनको 12 क्यों, बराबर बराबर सीटें मिले। ये पेच इतना ज्यादा फंस गया है कि गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर गए, मुंबई में नेताओं के साथ मीटिंग की और कहा जा रहा है कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है ये उसी दौर में तय हो गया था। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र के दौरे पर गए तो उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से बात की, यानी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जा रहा था कि वो थे और गृह मंत्री अमित शाह थे। बातचीत हुई, मुलाकात हुई और सीट शेयरिंग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बाद जब ये नेता चले गए तो फिर एकनाथ शिंदे के साथ अकेले बातचीत हुई और उसके बाद एक फार्मूला तय किया गया और उसी फार्मूले के बारे में अभी जो खबरें आ रही हैं मीडिया में कि 32 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उसके बाद 12 और 4 सीटों का ये फार्मूला तय हुआ है। लेकिन इस तय फार्मूले के बावजूद भी अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। तो उस दिन तक, जब तक बीजेपी की आखिरी लिस्ट यानी महाराष्ट्र की लिस्ट आ नहीं जाती है, बिहार की लिस्ट आ नहीं जाती है, उस वक्त तक ये पूरी जो खटपट है उसकी खबरें आती रहेंगी। और इसी तरीके से बीजेपी में अंदर खाने वो लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, बीजेपी के पुराने नेता, क्योंकि जो लोग गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में ही एनसीपी को अगर टिकट दिया जा रहा है या एकनाथ शिंदे को गुट को दिया जा रहा है तो बीजेपी के जो पुराने नेता थे वो क्या करेंगे।
वो लोग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। आपने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने ही बगावत कर दी थी और इसके बाद कांग्रेस की वहां पर बहुत बड़ी जीत हुई थी। उसी तरीके से बीजेपी को अब डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में इसी तरह की स्थिति हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कैडर हैं, कुछ नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लंबे समय से वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जगह पे अजीत पवार गुट को टिकट दिया जाएगा, उनकी जगह पे शिवसेना गुट को टिकट दिया जाएगा। इस तरह से अगर कुछ चीजें की जाएंगी तो इस उलटफेर में उन लोगों का टिकट कटेगा और ऐसी नाराजगी तो साफ तौर पर देखने को मिलेगी ही। इन सब के बावजूद शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है उसकी तरफ से ये बात कहा गया था कि अगर मन के मुताबिक टिकट उनको नहीं दिया गया, यानी 22 सीटों पर उनके उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़ाया गया, तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के लिए भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से पूरी खटपट चल रही है महाराष्ट्र में, मगर मीडिया में इसको लेकर के चर्चा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर इस तरह की बात होती और राजद में अगर इस तरह की सीट शेयरिंग को लेकर बात होती तो ये लोग सीधा कहते कि दोनों बट गए हैं और अब टूट हो गई है इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन चुनाव कैसे लड़ पाएगा, कैसे जीत पाएगा, आपस में ही सर फुटबॉल कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की बात है, एनडीए की बात है, तो इस तरह की कोई खबरें नहीं आएंगी, कोई बातचीत नहीं होगी। अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनौती देने पर आ जाएं तो फिर बीजेपी की हालत बिहार में किस तरीके से होगी और कितनी मजबूरियों में भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को साथ लेकर चल रही है। क्योंकि अगर चिराग पासवान अलग हो गए और राजद के साथ चले गए तो फिर बीजेपी का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान रह के भले ही बहुत बड़ा फायदा न पहुंचाए, लेकिन राजद के साथ वो चले जाएंगे और तेजस्वी यादव ने जिस तरह इशारों में कुछ बातें कही हैं उसके साथ चले जाए तो ये बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अगर कुछ नेता नाराज हो जाते हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के अपने पुराने कैडर, अपने पुराने नेता अगर नाराज होते हैं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों की उम्मीद कर रही है कि 400 सीटें उसे आएंगी, या दावेदारी कर रही है या फिर सपने देख रही है, जो भी कहिए, मगर स्थिति जमीनी ठीक नहीं है। बिहार में तो नीतीश कुमार के जाने के बावजूद भी जो सर्वे हो रहे हैं उसमें राजद का जो गठबंधन है, जो कांग्रेस का गठबंधन है, उसको ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महायुति के सामने जो महाविकास आघाड़ी है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। शरद पवार को सब जानते हैं कि कितने मजबूत नेता हैं और किस तरह से वो रणनीति करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रणनीतिक तरीके से अपने भतीजे को बीजेपी के साथ भेज दिया ताकि बीजेपी का इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि उसकी भरपाई ना हो पाए, और महाराष्ट्र में बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये एक रणनीति है शरद पवार की। ये कुछ लोगों की अपनी सोच है, हो सकता है ये गलत हो या सही हो, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर ईवीएम ना हो तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही ना जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ईवीएम के सहारे चुनाव जीतती है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कैंपेन भी चला रहे हैं। तो अपनी अपनी बातें हैं लोगों की, लेकिन इन सब के बावजूद जमीनी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी दावे कर रही है उस हिसाब की सच्चाई नहीं है। लोगों के बीच नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, रोजगार को लेकर गुस्सा है, महंगाई को लेकर गुस्सा है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर कितना अत्याचार होता है, लेकिन उसकी खबरें नहीं आती है, खबरें नहीं बनती है, तो फिर लोगों को लगता है कि शायद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वही अगर पश्चिम बंगाल में कुछ हो जाए या फिर इसके पहले बिहार में कैसे जंगल राज था, लेकिन नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आ गए तो वहाँ पर अब जंगल राज नहीं है, वहाँ पर सब कुछ मंगल चल रहा है। तो इस तरह की स्थिति है। इन तमाम हालात के बीच महाराष्ट्र और बिहार का जो ये पूरा जंजाल है बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करता जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी सच में महाराष्ट्र और बिहार में बुरी तरीके से हारेगी क्योंकि उसके अपने लोग, अपने गठबंधन के लोग नाराज हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।